साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप 140 एमसीक्यू जो कि 7 अलग-अलग प्रश्नों में से पूछा गया है और ये प्रश्न प्री डीएलएड के 3 वर्षों के और प्री बीएड के 4 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह है। निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों से आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर जो कि प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर फोल्ड पर्वत? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोल्ड पर्वत। याद रखिए, फोल्ड को वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय पर्वत जो है वो वलित प्रकार का पर्वत है और इसका जो निर्माण है टेथिस सागर में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, बुलर, सांभर या पुलिकट झील? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सांभर झील जो है खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही आंसर इसका है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सभी को पता है, सही आंसर 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए। यदि 26 नवंबर 1949 को देखा जाए तो इस दिन संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। अर्थात यदि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करके प्रश्न पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949, और इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसकी जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार पंचायत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों का होता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 56 नंबर में दिया गया है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर यूनियन बैंक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक, कृषि या फिर व्यापार? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में। लगभग 43% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यदि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को 3 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, दूसरे में विनिर्माण और तीसरे में सेवा क्षेत्र शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाए तो पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर या इनसेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। याद रखें, आर्यभट्ट का जो लॉन्च है वो सोवियत संघ रूस की मदद से 19 अप्रैल 1875 को किया गया था। ये विदेश में लॉन्च हुआ था और अपने देश भारत में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह यदि पूछा जाए तो रोहिणी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या 7? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सदस्य। इसमें 3 सदस्य जो है वो रिजर्व बैंक से शामिल होते हैं और 3 सदस्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था? महालनोबिस मॉडल, हैरोड-डोमर मॉडल, साम्यवादी मॉडल या पूंजीवादी मॉडल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैरोड-डोमर मॉडल को अपनाया गया था। याद रखें, पहली पंचवर्षीय की जो
योजना अवधि थी वो 1951 से 1956 तक और इसमें मुख्य रूप से कृषि के विकास पर बल दिया गया था। यदि दूसरा वाला को देखें तो महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग या फिर माउंटबेटन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से 62 के बीच में था। डलहौजी जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प का नीति दिया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। माउंटबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय किसानों और युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह इंग्लैंड से आया था। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, यह बहुत देर से आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। याद रखें साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इनका विरोध हुआ। और ये बना कब? तो 1927 में और 1928 में ये भारत आता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनारा। याद रखें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई, जिसे निर्वाण स्थल कहा गया। सही आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1947 या फिर 1920। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। याद रखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई और यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। याद रखें इसकी कुल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है और इसके पश्चात ये बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। याद रखें नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों के बीच वाले हिस्से में तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा, सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा किस सागर से लगती है? अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य या फिर कैस्पियन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर के साथ में। अगला है जो कि प्री बीएड 2025 से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। दूसरा उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। तीसरा कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। याद रखें इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ये सही है। दूसरा उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, ये तो गलत है। और तीसरा जो है कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर सही आंसर यदि हम लोग देखें तो पहला और तीसरा हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखें केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति अर्थात कुल छत्तीसगढ़ के 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। इसे आप लोग अबीको बैक के नाम से याद रख सकते हैं। अबीको बैंक के नाम से जब हम लोग देखेंगे तो अ से अबूझमाड़िया, बी से बिरहोर, को से पहाड़ी कोरवा, ब से बैगा और क से कमार, ये केंद्र सरकार के द्वारा
दर्जा दिया गया है और 2 जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया गया है वो है भुंजिया और पंडो। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन कब हुआ था? जून 2000, जून 2001, जुलाई 2000 या फिर जुलाई 2001? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2001। जून 2001 में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन हुआ था। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएमडीसी के नाम से जाना जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका मुख्यालय जो है वो रायपुर में स्थित है। अगला है 1858 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर अक्षय कुमार दत्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्रा। इनके द्वारा ही नील दर्पण की रचना की गई थी और इसमें तत्कालीन नील की खेती करने वाले किसानों का अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला शोषण और व्यथा के बारे में वर्णन मिलता है। याद रखें, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक रचना है जो कि आनंद मठ है, कई बार परीक्षा में इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 1960 में भाषा के आधार पर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और गुजरात की जो स्थापना है वो भाषा के आधार पर 1960 में की गई थी। याद रखें, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात राज्य का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टीबी मैकाले, कार्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव या फिर वारेन हेस्टिंग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल जो था 1772 से 1786 के बीच में था और जब ये भारत से वापस लौटकर लंदन गए तब इन पर मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ में सीमाएं साझा नहीं करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता और शेष तीनों राज्य जो है वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। याद रखें, म्यांमार का ही अन्य नाम बर्मा भी है, इसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती, मंडोवी लिखा है जो कि मांडवी है, तुंगभद्रा और नर्मदा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती। तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। शेष तीनों नदियां जो है वो पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखलिया, तेज बहादुर सप्रू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है भारत में गर्मी के मौसम के दौरान स्थानीय तूफानों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। आम्र वर्षा केरल, फूलों की बौछार महाराष्ट्र, काल बैसाखी बंगाल और लू जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो इसमें हम लोगों को सही सुमेलित जो है उसको बताना है। तो सबसे पहले जो है आम्र वर्षा केरल में होती है, ये सत्य है। फूलों का जो बौछार महाराष्ट्र की है, ये गलत है, ये होता है कर्नाटक में। और काल बैसाखी जो होता है बंगाल में और लू जो है वो उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से हमारा 1 3 4 अर्थात 3 जोड़े जो है वो सही सुमेलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी केवल 3। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन भारत के इतिहास के अनुसार इनमें से कौन सा युद्ध पहले हुआ था? खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का, सराय घाट का या फिर तालीकोटा का युद्ध? इसमें यदि हम लोग सन को देखते हैं तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 में हुआ था। सराय घाट का युद्ध जो है वो 1671 में और तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध का जो अन्य नाम है राक्षसी तंगड़ी और बन्नीहट्टी का युद्ध। इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध जो है वो इन दिए हुए में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में बस्तर में हलबा क्रांति 1773 से 1779 में हुई थी?
राजा दरियादेव, राजकुमार बिंबाजी, प्रतापराव या फिर भगत चंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा दरियादेव। याद रखें हलवा क्रांति जो है वो राजा दरियादेव और अजमेर सिंह के दोनों के बीच में होता है। और क्यों होता है भाई? तो उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर। अगला प्रश्न है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है उसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल शर्मा। कंडेल जो है धमतरी जिले में स्थित है और उस समय नहर कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, जिसके मुख्य सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखें इसमें सुमेलित नहीं है उसे बताना है। इंद्रावती, बीजापुर, कुटरू, रायपुर, उदंती, गरियाबंद, गोमर्दा, रायगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुटरू रायपुर में नहीं बल्कि बीजापुर में स्थित है। शेष सभी जो है वो आपस में सुमेलित हैं। याद रखें इसमें से गोमर्दा जो है पहले रायगढ़ में आता था, लेकिन वर्तमान में ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया, नारायण कृष्णमूर्ति, एमडी महापात्र, सुमन के बेरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन के बेरी। जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय आंसर सुमन के बेरी था। वर्तमान यदि उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अशोक लाहिड़ी जो है वो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और अरविंद पनगढ़िया जो थे वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। याद रखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष से यदि पूछा गया तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडेक्स फॉर 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इन संवर्गों में शामिल है? आकांक्षी राज्य 0 से 49 स्कोर, प्रदर्शन करने वाले राज्य 50 से 64 स्कोर, अग्रणी राज्य 65 से 99 और सफल राज्य जो है वो 100 स्कोर है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सभी कैटेगरी या संवर्ग जो है वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन प्रमुख कारकों से पूंजीगत राशनिंग होती है? पूंजी बाजार की अपूर्णता, स्वामित्व खोने के भय से संकुचित इक्विटी शेयर आधार को बड़ा करने के प्रति अनिच्छा, प्रबंधन का असामर्थ्य, बाजार सूचना की कमियां। याद रखिए पूंजीगत राशनिंग क्या होता है? तो जब बाजार में निवेश के पर्याप्त अवसर होते हैं लेकिन खर्च करने के लिए हमारे पास सीमित मात्रा में पूंजी होती है तो इसे पूंजीगत राशनिंग कहते हैं और ये चारों के चारों फैक्टर इसके लिए कार्य करते हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में, जिसको अरण्य भवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। यदि हम लोग स्वीडन और नीदरलैंड की राजधानी को देखें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। याद रखें राजधानी से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद है। ये प्रिंट मिस्टेक में हैदराबाद जो है हैदराबाद लिखा गया, सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है जो कि प्री डीएलएड एग्जाम 2024 में पूछा गया था, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य पर एनएनपी। एनएनपी का जो फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का जो सूत्र है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें यदि हम लोग माइनस कर दें किसको, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को, तो हमको मिलता है राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिए भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। पूर्व में भी ये प्रश्न का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 से 2012। इसमें यदि देखेंगे तो तीव्र विकास पर इसमें बल दिया गया था।
अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 में। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था। 3 युद्ध में पहला युद्ध जो था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। कारण क्या था? 28 नवंबर 2007 को ही छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया था। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता का सिद्धांत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूसो ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत नामक पुस्तक का रचना किया। यदि प्लेटो के बारे में यदि हम लोग देखें तो द रिपब्लिक जो पुस्तक है इसकी रचना जो है वो प्लेटो के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखें इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कौन कौन से एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? याद रखिए क्या पूछा है, नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कनाडा से लिया गया है। शेष तीनों जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जो थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। यदि अन्य विकल्प को देखें तो प्रेम प्रकाश पांडे दूसरे विधानसभा के, धर्मलाल कौशिक जो है वो तीसरे विधानसभा के और वर्तमान में जो है वो डॉक्टर रमन सिंह हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनका क्रम जो है वो कौन सा है? तो 6वां क्रम। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? भारत का महान्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और प्रथम अधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक कहा जाता है। और यदि हम लोग देखेंगे हिमालय को तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है वो ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, उसके पश्चात में आता है मध्य हिमालय और अंत में है शिवालिक हिमालय जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है और ये जो है वो नवीनतम भाग है। अगला यदि हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? ए सांख्य, योग, न्याय या फिर बौद्ध। याद रखिए यहाँ पर नास्तिक विचारधारा से आशय जो वेद को नहीं मानते, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध जो है वो वेद को नहीं मानते। शेष तीनों जो है वो आस्तिक विचारधारा के हैं अर्थात वेद को मानने वाले। अगला प्रश्न है जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है, तो इसका इकाई को पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉप्सन इकाई। अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखें भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा उसको देवप्रयाग का नाम दिया गया है और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये बेसर शैली का उदाहरण है। बेसर शैली क्या होता है? तो नागर और द्रविड़ शैली का जो मिक्सअप रूप है वही बेसर शैली कहलाता है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। और माजुली द्वीप कौन से राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942। याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1948 में बनी थी। याद रखें, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, शासक राजवंश संगम सुलु तुलु किससे संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य में ही संगम सुलु तुलु और अरुविडु वंश ने शासन किए थे और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। याद रखें, विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित कृष्णदेव राय जो कि महाप्रतापी शासक थे। अगला प्रश्न है जो कि प्री बीएड 2024 में पूछा गया था, इसमें सूची मिलान करना है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन कावेरी। याद रखें, ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन निकासी मिशन के लिए था, अर्थात पहला में पहला ही आएगा। ऑपरेशन कैक्टस जो था वो मालदीव में तख्ता पलट प्रयास को बेअसर करने के लिए हुआ था, तो तीसरा नंबर आएगा दूसरे में। और ऑपरेशन मैत्री जो था वो नेपाल में राहत बचाव के लिए किया गया था, तो सी में आएगा 2। और ऑपरेशन कावेरी जो था वो सूडान निकासी मिशन था, तो ये हो जाएगा चौथा, अर्थात 1, 3, 2, 4 में जो आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन निकासी, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव और मैत्री जो है नेपाल और कावेरी जो है वो सूडान। अगला प्रश्न है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें से सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार जो है वो पूंजीगत बाजार में शामिल है। शेष जो कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट जो है वो मुद्रा बाजार में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पूर्ण लाभ, बिग पुश का सिद्धांत, निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत। इसमें सही मिलान होगा। पूर्ण लाभ जो है वो उसमें आएगा एडम स्थित, अर्थात पहला जो है बिग पुश का सिद्धांत में आएगा पी.एन. रोजेनस्टीन रोडान, मतलब पहला आएगा। और निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत जो है रिचर्ड आर लेंसल आएगा। और चौथा जो है संतुलित विकास सिद्धांत जो है वो रैगनर नक्स आएगा, अर्थात 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग पर अशोक ने कब विजय प्राप्त की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 261 ऊषा पूर्व। याद रखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, और वहां भीषण नरसंहार के बाद में उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने धम्म को अपना लिया। याद रखिए, वर्तमान का उड़ीसा ही पूर्व का कलिंग था। अगला प्रश्न है, महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए।
वज्जी, मगध, कुरु और कौशल। तो वज्जी का जो राजधानी था वो वैशाली था, अर्थात इसमें चौथा जो आ जाएगा पहले में। मगध का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ का था, तो इसमें 2 आएगा। और कौशल जो है वो श्रावस्ती का। तो 4 1 2 3, इसमें 4 1 2 3, इसका अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजिम। राजिम के पास चमसूर नामक एक ग्राम है जहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म हुआ था। राजिम जो है गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फड़ी नागवंश के काल में। याद रखें 1089 ईस्वी में, अर्थात 11वीं शताब्दी में गोपाल देव के द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यदि हम लोग एक और महल, जिसको मड़वा महल के नाम से जाना जाता है, उसको देखें तो इसका जो निर्माण है 1349 ईस्वी अर्थात 14वीं शताब्दी में रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था, जो कि फड़ी नागवंश के शासक थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति। भुक्ति के पश्चात विषय, उसके पश्चात विधि और उसके पश्चात में ग्राम। अगला प्रश्न है, बंजारों का कारवां क्या कहलाता था। तो बंजारों का जो कारवां है वो टांडा कहलाता था। याद रखिए मध्यकालीन भारत में अनाजों और विभिन्न वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने वाले का जो काम करते थे बंजारे, उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, धारवाड़ चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है। लौह अयस्क, सोना, चूना पत्थर, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, टमाटर राजधानी किसे कहते हैं। तो सभी को पता होगा लुडेंग जो है वो टमाटर राजधानी कहलाता है और ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल। पैरी नदी, केलो नदी, ईब नदी और हाफ नदी। तो याद रखिए पैरी नदी जो है वो भातरीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, अर्थात 2 जो है पहले में आ जाएगा। केलो नदी का जो उद्गम होता है वो लुडेंग की पहाड़ी से होता है, अर्थात इसमें आएगा 4। और ईब नदी जो है वो पंडरा पाट से निकलता है और साथ में हाफ नदी जो है वो कांदावनी की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका आ जाएगा 3, अर्थात 2 4 1 3। इसमें देखेंगे 2 4 1 3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत युग्म को बताइए। अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर डी अंटार्कटिक महासागर, काला सागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक महासागर जो है वो काला सागर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर में क्या होगा। 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे या फिर 2:30 बजे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:30 बजे। याद रखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है IST जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है वो आगे चलती है, अर्थात 10 में आप 5.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर जो है वो 3:30 बजे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम वायसराय थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा था। कब कहा था, जब देश विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे भड़के तो उसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने निहत्थे और अकेले प्रयास किया, तब माउंटबेटन के द्वारा इसे वन मैन आर्मी कहा गया। अगला प्रश्न है, इनमें से गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने जातिगत व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के बारे में जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं है। भूमि राजस्व वसूल करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन करना।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें कार्य नहीं है करके पूछा है, तो स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन करना यही इसका कार्य नहीं है। ये कार्य कौन करती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखिए, इसमें मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य, जो कि कला साहित्य विज्ञान और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, इनका मनोनयन जो है वो कर सकता है। अगले क्रम में देखने वाले हैं, जो कि बीएड 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जोंक परियोजना, कन्हार परियोजना, हसदो परियोजना और तांदुला परियोजना। एक तरफ हमको परियोजना का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ जिला या फिर संभाग मुख्यालय का नाम है। याद रखें, जोंक परियोजना जो है महासमुंद एरिया में संचालित है और महासमुंद से संबंधित जो कि है रायपुर, अर्थात पहले में क्या आ जाएगा, 2। दूसरा है कन्हार परियोजना, सभी को पता होगा कन्हार जो है वो सरगुजा संभाग में है, इसलिए बी नंबर में 2 आ जाएगा। उसके बाद हसदो परियोजना जो है आपको पता होगा मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि कोरबा जिला में है। यहाँ पर कोरबा ना देकर बिलासपुर दिया है, इसलिए आ जाएगा 4। और चौथे क्रम में आएगा तांदुला परियोजना, जो कि बालोद जिले में है। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा जोंक में रायपुर, कन्हार में सरगुजा, हसदो में बिलासपुर और तांदुला में बालोद। यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो 2, 1, 4, 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको ये जो हम बता रहे हैं इसी आंसर को लेकर चलना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम या फिर तारापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। याद रखें, पोखरण जो है वो परमाणु परीक्षण स्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। शेष तीनों जो हैं वो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य या फिर एक उष्णकटिबंधीय पशु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट जो है वो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सामत सरना है बांध, झरना, नदी या मंदिर। याद रखें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिर। सामत सरना जो है बलरामपुर जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर भग्न अवस्था में शिव मंदिर विद्यमान है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनाली लेह, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पारसीघाट या फिर शिलांग सिलचर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली लेह, जो कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। याद रखें, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लेह जो है वो लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रणाली प्रधान थी? महाजनपद काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर वैदिक काल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजनपद काल। महाजनपद काल की जो अवधि थी वो 6वीं ईसा पूर्व थी और इस समय भारत में कुल 16 महाजनपद जो है वो स्थित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? याद रखिए, इसमें गलत को पूछा है। पूरा पाषाणिक काल भीमबेटका, नवपाषाणिक काल मेहरगढ़, महापाषाणिक काल हल्लोर। याद रखें, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए सही आंसर जो कि ये गलत पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग भीमबेटका में देखें तो भीमबेटका में शैल चित्र मिले हैं, मेहरगढ़ में नवपाषाणिक काल के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ मछुआरे की सहकारी समितियों का एक संघ है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। याद रखें, तवा मत्स्य संघ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम जिले में स्थित है और यहाँ पर एक बांध जिसका नाम था तवा बांध, इस बांध के निर्माण करने के लिए यहाँ के निवासियों को विस्थापित किया गया था और इसी के संघर्ष में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए
तब मत्स्य संघ का अस्तित्व आया। अगला प्रश्न है, कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था सभागार, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या फिर मंडप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडप। याद रखें, गर्भगृह या फिर प्रवेश द्वार के ठीक सामने में जहां पर अलग अलग पिलर या फिर स्तंभ के प्रांगण होते थे, इसे ही मंडप कहा जाता था। अगला प्रश्न है जो कि जोड़ी मिलान करने के लिए है। एक तरफ वंश है और दूसरे तरफ उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है। पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और चोल। याद रखें, पाल वंश का कार्य क्षेत्र जो है बंगाल में था। आप इसको पाल और गाल को रिलेट कर सकते हैं, पाल गाल। दूसरा यदि हम लोग देखें, राष्ट्रकूट जो है वो पश्चिमी दक्कन में थे, तो पहला में आ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन और बी में जो है वो आएगा पहला ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार को देखें, गुर्जर शब्द से आप गुजरात को रिलेट करेंगे तो सी में आएगा तीसरा, और चोल जो है वो तमिलनाडु में थे, डी में आएगा चौथा। इस तरीके से 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या फिर राजनांदगांव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर के मल्हार और बूढ़ी खार, यहाँ पर कुषाण वंश के तांबा और सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दो शहरों एन और एम ग्रीनविच से क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? समझते हैं। याद रखिए, इसमें जब हम देखते हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है एक प्रकार का देशांतर रेखा जो है, और यदि हम लोग इसके 15 डिग्री पूर्व में देखें तो ये 15 डिग्री पूर्व हो गया, और यदि हम लोग देखें दूसरे शहर को तो 15 डिग्री पश्चिम। ये हमारा एक शहर हो गया एन और दूसरा हो गया एम। यदि हम लोग देखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय में दूरी है वो जो रहता है वो 4 मिनट। दो रेखाओं के बीच में जो कि देशांतर रेखा है ये 4 मिनट रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल 15 और 15 30 डिग्री का अंतर है। क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर है, इसलिए 30 डिग्री देखते हैं तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 120 मिनट, अर्थात ये हो जाएगा 2 घंटे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर छत्तीसगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होने वाले क्षेत्रों में होता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमेशा हरा भरा रहता है और इसके वजह से इसको सदाबहार वन कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का फल का बगीचा कहा जाता है? याद रखें, इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो ग्रीष्म ऋतु की जलवायु है वो शुष्क और शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण फलों के लिए उपयुक्त जलवायु मिलता है, और इस वजह से यहाँ खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा और अंगूर का जो उत्पादन है अत्यधिक होता है, और इसी वजह से भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व फल का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिग बियर उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, उपग्रह का या फिर पर्वत श्रृंखला का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल का। याद रखिए, बिग बियर जो है एक विशेष प्रकार के तारों का समूह होता है जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तर्षि जो है तारा जो कि हमको उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ उस क्षेत्र विशेष में चलने वाले हवा या पवन का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ क्षेत्र को दिया गया है। सिराको, फोन, चिनूक और ब्लैक रोलर। सही आंसर हो जाएगा इसका सिराको जो है सहारा मरुस्थल में चलता है, फोन जो है वो स्विट्जरलैंड में चलता है, चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका में चलता है, और ब्लैक रोलर जो कि कनाडा में चलता है। तो पहला में चौथा आएगा, दूसरा में पहला आ जाएगा, चिनूक में आ जाएगा तीसरा, और अंत में आ जाएगा कनाडा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3
2। अगला प्रश्न है, महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2005 में एक कानून बना? याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में कानून बना। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा जो है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण का नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। याद रखें, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जनपद पंचायत के द्वारा जिला स्तर पर कार्य योजना बनाने की बात कर रहा है, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा यदि देखेंगे तो जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, तो दूसरा जो है बिल्कुल सत्य है। तो पहला गलत है और दूसरा सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। याद रखिए, इसको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा गया है और स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना था, क्योंकि इन्होंने अछूतोद्धार का कार्य जो है गांधी जी से पहले ही किया था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। याद रखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके पूर्व में ही जब प्रश्न में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है और वही हम देखे थे कि 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना या उद्घाटन का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है जो कि बीएड 2022 में पूछा गया है, वह व्यक्ति जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी? रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, मीर जाफर या फिर हेस्टिंग्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की वास्तविक स्थापना की थी। देखा जाए तो सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया इन्होंने और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मानचित्र निर्माण के विज्ञान को कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टोग्राफी। अगला प्रश्न है, डोल्ड्रम्स मोटे तौर पर किनके बीच में स्थित है? 30 डिग्री और 40 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश, 5 और 30, 35 और 60, 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में 5 डिग्री अर्थात नॉर्थ में 5 डिग्री और दक्षिण में अर्थात साउथ में 5 डिग्री जो पेटी है उसे ही डोल्ड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता है, सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। याद रखिए, बुध को अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं और ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे भी थे कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखने के लिए एक हम लोग ट्रिक देखे थे, BSPMB सावी, ये हम लोग देखे थे, जिसमें बी फॉर बुध, एस फॉर शुक्र, पी पृथ्वी, एम मंगल, बी बृहस्पति, एस शनि, ए अरुण, वी वरुण और लास्ट में यम जो है वो है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सीखने के अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि इसकी विषय वस्तु और इसका अर्थ जोर देता है। ए, व्यक्ति और उनके रिश्ते पर, व्यक्ति और उनके कमजोर रिश्ते पर, व्यक्ति और प्रकृति के बीच उनके संबंध पर, व्यक्ति और उनके व्यक्तिगत संबंध पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति और उनके रिश्ते पर। याद रखिए, सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव के समाज, संस्कृति और उनके अंतर संबंधों पर बल देता है, जो कि इसे शुद्ध विज्ञान से अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल इस्पात उत्पादन में से छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन होता है? 35%, 27, 22 या फिर 15%? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15%। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट जो है इस्पात का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोसल। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक चट्टानें निम्नलिखित प्रक्रिया का परिणाम है, पिघलने, जमना, कैसिंग या फिर मरुस्थलीकरण। याद रखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जमना। याद रखिए प्राथमिक चट्टान के बारे में बात करें तो आग्नेय चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है, जिसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए लावा के बाहर आकर ठोस होकर जमने के कारण होता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा जमना। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? 350, 356, 368 या फिर 352। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 352। याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में दिया गया है और इनके परिस्थिति बताया गया है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। तो 3 कंडीशन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। याद रखिए 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जिसे राज्य में आपातकाल कहा जाता है, और 368 जो है इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात कही गई है। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा को छूने वाला कौन सा राज्य है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ये छत्तीसगढ़ के 9 राज्यों को टच करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारत की राष्ट्रीयकृत एयरलाइन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। याद रखिए एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धिजीवियों और उनके कार्यों का सामाजिक विज्ञान में योगदान सही है पूछा है। यहाँ पर एक तरफ दार्शनिक का नाम दिया है और दूसरे तरफ उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम। प्लेटो जो है वो रिपब्लिक है, तो अभी हम लोग देखे हैं बिल्कुल ये सत्य है। अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स या राजनीति, ये भी सत्य है। और तीसरा जो है एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये अर्थशास्त्र थे। ये तीनों की तीनों सही हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? होयसल, वाकाटक, चंदेल या फिर पाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल शासकों के द्वारा। याद रखिए खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण काल जो है वो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में हुआ था और निर्माण जो है वो राजपूत शासक चंदेल जो है इनके द्वारा किया गया था। इसी से संबंधित छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। कौन सा मंदिर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक का नाम क्या है? पतंजलि, बाणभट्ट, राजशेखर या फिर कौटिल्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। याद रखिए बाणभट्ट का जो लिखा हुआ रचना है वो हर्षचरित और इसके अलावा एक और रचना है कादम्बरी। ये दोनों रचनाएं जो है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 16 सितंबर या फिर 21 मार्च को। याद रखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसी के याद में विश्व ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण के बचाव के लिए ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है? कपासी वर्षा मेघ, पक्षाप कपासी मेघ या फिर मध्य कपासी मेघ या फिर स्तरी मेघ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षाप कपासी मेघ। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संबंधित है मॉन्टेस्क्यू से, जे.एस. मिल से, हीगल से या फिर मार्क्स से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू से। अगला प्रश्न है, वह चट्टान जो अपने मूल संगठन से अधिक कठोर होती है? तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कयांतरित चट्टान या फिर कोयला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कयांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या
कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 465, 545, 552 या फिर 605। याद रखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। इसके यदि अपडेट में यदि हम लोग देखें तो वर्तमान में 550 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उसको हटा दिया गया, जिसके वजह से वर्तमान में जो संख्या है वो 550 हो चुका है। इनमें से यदि देखा जाए तो 530 जो है वो राज्यों से, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है? क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल या फिर स्थल मंडल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिर्मंडल, जिसे बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है और हाइड्रोजन और हीलियम गैसें यहीं पर प्राप्त होती है। अगले क्रम में है जो कि डीएलएड 2020-21 में पूछा गया है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा किस अनुच्छेद के अंतर्गत में दी गई है? अनुच्छेद 350 ए, 45, 300 या फिर 56? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 350 ए। याद रखें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 350 ए जोड़ा गया और इसके तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांगों से, महिलाओं से, युवाओं से या फिर बालकों से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यांगों से। याद रखें भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में सुगम्य भारत अभियान का शुरुआत किया गया और इसके तहत दिव्यांगजनों को सार्वजनिक संस्थानों और परिवहन और संचार के साधनों तक आसानी से पहुंच जो है वो सुनिश्चित किया गया। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2014 में, 2015 में, 2013 में या फिर 2016 में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो प्रारंभ है हरियाणा के पानीपत से हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा पर बल देना। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटो जो है वो रिपब्लिक शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं और ये महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का एक और पुस्तक है जो बहुत चर्चित है, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, नेहरू जी ने या फिर नरेंद्र देव ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा ने। याद रखिए उत्तराखंड के चमोली जिला में 1970 के दशक में जब पेड़ों की कटाई हो रहा था तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया और इसका नेतृत्वकर्ता जो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। याद रखें मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु बंदा बहादुर ने, गुरु जंग बहादुर ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिए गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये सैन्य संत समूह से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 28 जिले। 2011 के समय या प्रश्न कालानुसार तो प्रश्न को चूंकि 2020 में पूछा गया है और 2020 में जिलों की संख्या 28 था। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो जिलों की संख्या 33 है। कमेंट करके बताइए इसमें 33वां नंबर का जो जिला है वो अर्थात सबसे नवीन जिला कौन सा है? अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात है 991, 940, 989 या फिर 957? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 991। याद रखिए प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को
जो बताता है वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात। याद रखें, भारत का यदि लिंगानुपात पूछा जाता है तो 943। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किस देश से संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, चीन या फिर जापान? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। याद रखिए, अंग्रेजों के द्वारा चीन में अवैध रूप से व्यापार करने के लिए ये जो युद्ध है चीन और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में स्वयं की उष्मा है? प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह, तारा या फिर अप्राकृतिक उपग्रह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारा। याद रखिए, तारा में स्वयं की उष्मा होती है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय नारी है? विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल या फिर सरोजिनी नायडू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न जो है वो 1971 में मिला था। याद रखिए, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोही थी और सरोजिनी नायडू जो है इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से संबंधित नहीं है? उर्जित पटेल, अरुण जेटली, रघुराम राजन या फिर मनमोहन सिंह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। अरुण जेटली जो है वो भारत सरकार में वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वितरण प्रतिशत कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.84 ग्रामीण क्षेत्र में और 31.16 जो है वो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत था। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत का वर्ष है? 1959, 1969, 1989 या फिर 1979? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989। इस समय के तत्कालीन सरकार राजीव गांधी के द्वारा 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 367, 382, 247 या 236 प्रति वर्ग किलोमीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, 1 किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति संबंधित है कृषि से, उद्योग से, बीमा से या फिर बैंकिंग से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, शनि के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। यदि दूसरे क्रम में जो सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह हैं की बात करें तो बृहस्पति जो है, शनि के बाद में बृहस्पति के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ, नर्मदा या हसदेव? याद रखिए, मिनी माता परियोजना जो है वो हसदेव नदी पर कोरबा जिले में स्थित है और इसका अन्य नाम हसदेव बांगो परियोजना भी है। याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण कार्य 1992 में पूरा हुआ और इसे छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित प्रथम न्यूज़पेपर का नाम क्या है? जनसत्ता, हरिजन, छत्तीसगढ़ मित्र या उड़ान? याद रखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ मित्र। इसका जो प्रकाशन है वो सन 1900 में बिलासपुर के पेंड्रा रोड से पंडित माधवराव शप्रे के द्वारा किया गया और सहयोगी के रूप में रामराव चिंचोलकर भी थे। अगला प्रश्न है, काराकोरम संबंधित है पर्वत से, मैदान से, पठार से या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत से। काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत है और इसी पर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन जो है वो स्थित है। तो ये रहे साथियों सामाजिक अध्ययन के कुल 140 प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि सामाजिक अध्ययन के एक्सप्लेनेशन संबंधी कोई आपके सुझाव हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम उसको अगले वीडियो में सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।